हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफेक्ट या बग लाइफ साइकिल क्या होता है। फिर नेक्स्ट हम ये समझेंगे टेस्ट साइकिल क्लोजर फेज क्या होता है, इस फेज में एंटर करने का क्या क्राइटेरिया होता है, इस फेज से एग्जिट करने का क्या क्राइटेरिया होता है, टेस्ट साइकिल के कंप्लीशन का क्या क्राइटेरिया होता है। फिर आगे हम समझेंगे टेस्ट मैट्रिसेस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के टेस्ट मैट्रिसेस होते हैं, डिफेक्ट मैट्रिसेस होते हैं, उनको कंप्यूट कैसे किया जाता है, टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट क्या होता है, क्या कंटेंट होता है टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट का। इन सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस सीरीज के पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। डिफेक्ट या बग लाइफ साइकिल, डिफेक्ट लाइफ साइकिल कह लीजिए या बग लाइफ, क्या मतलब होता है डिफेक्ट या बग लाइफ साइकिल। तो जैसे ही टेस्ट इंजीनियर किसी भी डिफेक्ट को फाइंड करता है, बग को फाइंड करता है ड्यूरिंग टेस्ट एग्जीक्यूशन, तो वो जो डिफेक्ट है उसका एक अपना जर्नी होता है, उसकी अपनी एक लाइफ साइकिल होती है। अलग अलग सिचुएशन से डिफेक्ट मूव करता है और हर सिचुएशन में डिफेक्ट का स्टेट चेंज होता जाता है। तो जैसे डिफेक्ट अकर होता है, फाइंड करता है टेस्ट इंजीनियर, उसकी पूरी एक जर्नी है, उसकी पूरी एक लाइफ साइकिल है। उस लाइफ साइकिल में डिफेक्ट का स्टेट चेंज होता रहता है, अलग अलग सिचुएशन में डिफेक्ट का अलग अलग स्टेट होता है। अब इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो ये है डिफेक्ट या बग लाइफ साइकिल का कंप्लीट फ्लो चार्ट। कैसे कैसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग बग का स्टेटस चेंज होता है वो हमने इस फ्लो चार्ट में शो किया है। अलग अलग सिचुएशन में कैसे बग का स्टेटस चेंज हो रहा है। तो ये फ्लो चार्ट स्टार्ट होता है व्हेन टेस्टर फाइंड्स अ डिफेक्ट या बग। तो सबसे पहले यहाँ पे टेस्टर को बग मिला, टेस्टर फाइंड्स अ डिफेक्ट। तो क्या हो गया बग का स्टेटस, स्टेटस हो गया न्यू। ये पहला स्टेटस है, ये फर्स्ट स्टेटस है। यहाँ पे स्टेटस हो गया बग का न्यू क्योंकि अभी भी टेस्टर को बग मिला है। उसके बाद ये जो बग है उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है प्रोजेक्ट मैनेजर को, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मैनेजर को, टू एनालाइज द डिफेक्ट। डिफेक्ट को एनालाइज करने के लिए, टू अंडरस्टैंड वेदर दिस बग इज वैलिड और नॉट, ये बग फॉरवर्ड कर दिया जाता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मैनेजर को। एनालिसिस के बाद, बग को समझने के बाद डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मैनेजर ये डिसाइड करता है कि ये बग को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। अगर बग वैलिड है तो बग को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और अगर बग वैलिड नहीं है, इनवैलिड है, तो बग को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मैनेजर बग को रिजेक्ट कर देगा अगर बग वैलिड नहीं है। अब किस केस में बग को रिजेक्ट करेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मैनेजर? तो बग को रिजेक्ट करने के लिए ये कुछ रीजंस हो सकते हैं। या तो जो बग है वो एक एनहेंसमेंट फीचर है, हो सकता है कि जो बिल्ड रिलीज किया गया है उस बिल्ड में वो फीचर ना हो जिसको टेस्टर बग समझ रहा है, आने वाले बिल्ड में वो एनहेंसमेंट फीचर हो सकता है। ठीक है, तो अगर बग एक एनहेंसमेंट फीचर है तो उसको प्रोजेक्ट मैनेजर रिजेक्ट कर सकता है। अगर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में बग को रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रही है डेवलपमेंट टीम, तो उस केस में भी बग को रिजेक्ट किया जा सकता है। अगर वो जो बग है दैट इज ड्यू टू डिजाइन, दैट इज नॉट अ बग, जैसा डिजाइन है उसके हिसाब से वो सही है वो बग, तो वो बग नहीं है, दैट इज एज डिजाइन, वो डिजाइन ही ऐसा है, तो उस केस में भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मैनेजर बग को रिजेक्ट कर देगा। या फिर अगर डेवलपमेंट टीम को, प्रोजेक्ट मैनेजर को ये समझ नहीं आ रहा कि बग क्या है, उसको और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए अगर समझने के लिए बग को, तो उस केस में भी बग को रिजेक्ट किया जा सकता है बाय डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मैनेजर। तो ये है कुछ रीजंस जिसकी वजह से बग को रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, और अगर जब बग वैलिड है तब तो हम आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर बग वैलिड नहीं है तो बग का स्टेटस क्या हो जाएगा? रिजेक्टेड। बग का स्टेटस हो जाएगा रिजेक्टेड। तो यहाँ पे बग को हम असाइन कर देंगे एज अ रिजेक्टेड। मैं यहाँ राइट कर देती हूँ, ये हो गया इसका सेकेंड स्टेटस, रिजेक्टेड का। ठीक है, और बग अगर वैलिड है तो फिर ये चेक किया जाएगा कि ये स्कोप में है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जो बग फाइंड होता है वो ऐसी फंक्शनैलिटी का पार्ट होता है जो करंट रिलीज का पार्ट नहीं होता है, तो उस केस में
प्रोजेक्ट मैनेजर क्या कर सकता है, उस बग को पोस्टपोन कर सकता है या फिर डेफर्ड कर सकता है। और उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में स्टेटस क्या हो जाएगा बग का, डेफर्ड हो जाएगा। तो ये यहाँ पे तीसरा स्टेटस हो गया बग का। ठीक है, डेफर्ड व्हेन बग इज नॉट इन स्कोप। और अगर स्कोप में है तो फिर ये चेक किया जाएगा, और अगर स्कोप में है तो ये चेक किया जाएगा कि ये कोई डुप्लीकेट बग तो नहीं है, पहले से रेस तो नहीं है। और अगर डुप्लीकेट है तो स्टेटस चेंज हो जाएगा बग का डुप्लीकेट। यहाँ पे हम वेरीफाई करेंगे कि जो बग है वो पहले से रेस तो नहीं है। अगर बग को पहले से रेस किया गया है, डुप्लीकेट बग है, तो यहाँ पे स्टेटस हो जाएगा डुप्लीकेट। और अगर बग न्यू बग है, डुप्लीकेट बग नहीं है, तो यहाँ पे स्टेटस चेंज हो जाएगा असाइंड। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो बग है वो डेवलपर को दे दिया जाएगा फिक्स करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए स्टेटस चेंज हो गया, बग का स्टेटस चेंज होके हो गया असाइंड। ठीक है, तो आप देख रहे हैं किस तरीके से सिचुएशन के बेसिस पे यहाँ पे बग का स्टेटस चेंज हो रहा है। तो ये यहाँ पे हो गया हमारा, ये फोर्थ था स्टेटस डुप्लीकेट का, और ये फिफ्थ स्टेटस हो गया। और जब स्टेटस बग का स्टेटस हो जाएगा असाइन, इसका मतलब बग डेवलपर को दे दिया गया है फिक्स करने के लिए, डेवलपर बग को फिक्स कर रहा है। और जब डेवलपर बग को फिक्स कर रहा है तो बग का स्टेटस है ओपन या फिर इन प्रोग्रेस, या फिर इन प्रोग्रेस। यहाँ पे बग की फिक्सिंग इन प्रोग्रेस है। ठीक है, यहाँ पे बग की फिक्सिंग इन प्रोग्रेस है। उसके बाद जब बग फिक्स हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, बग का स्टेटस चेंज करके हम फिक्स कर देंगे। तो ये फिफ्थ था, असाइंड वाला फिफ्थ था, ये हो गया सिक्स, और ये हो गया सेवेंथ। अब जब बग फिक्स हो गया है, डेवलपर ने फिक्स कर दिया है बग को, तो फिर क्या करेगा टेस्टर, उस बग को रीटेस्ट करेगा। और जब रीटेस्टिंग पास हो जाएगी तो यहाँ पे हम बग का स्टेटस कर देंगे क्लोज। यहाँ पे नो नहीं, यस होगा, दिस इज यस। ठीक है, यहाँ पे टेस्टिंग पास हो गई, यस हो गया, तो यहाँ पे स्टेटस हो गया क्लोज, ये हमारा एट स्टेटस है। और अगर टेस्टिंग फेल हो जाएगी तो यहाँ पे स्टेटस हम फिर से बग को रीओपन कर देंगे, जिससे कि डेवलपर दोबारा से उस बग को फिक्स करे। तो ये यहाँ पे ये 9 स्टेटस हो गया। तो इस तरीके से 9 स्टेटस हो गए बग के। अब यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि ये जो करंट बिल्ड है हमारा, ये जो हमारा करंट बिल्ड है, इस वाले बिल्ड में तो हमने टेस्ट किया बग को और टेस्टिंग पास हो गई, रीटेस्टिंग किया, टेस्टर ने फिक्स करने के बाद रीटेस्टिंग किया, और ये हमारा टेस्ट पास हो गया, हमने बग का स्टेटस कर दिया क्लोज। ठीक है, लेकिन आफ्टर 2-3 बिल्ड्स, आफ्टर 2-3 रिलीजेस सेम बग फिर से अकर हो जाता है, फिर से टेस्टर फाइंड करता है, तो क्या करेंगे, तो उस केस में उस बग को हम रीओपन कर देंगे। उस केस में हम उस बग को रीओपन कर देंगे। हम चाहे तो एक एज ए न्यू डिफेक्ट भी उसको फाइंड कर सकते हैं, तो मोस्टली हम बग को रीओपन कर देते हैं। पहले जिस बग को हमने क्लोज किया था, अगर आगे के रिलीजेस में अगर दोबारा से सेम बग अगर होता है तो हम उसको रीओपन कर सकते हैं, एंड देन अगेन डेवलपर उसको फिक्स करेगा। बग फिक्स होने के बाद टेस्टर उसको रीटेस्ट करेगा, एंड अकॉर्डिंगली जो टेस्ट का रिजल्ट आएगा रीटेस्टिंग का, उसके हिसाब से फिर हम बग का स्टेटस क्लोज या फिर हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा था बग लाइफ साइकिल के बारे में। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि डिफेक्ट बग लाइफ साइकिल क्या होता है। जो एक डिफेक्ट फाइंड करता है टेस्टर, उसके कितने स्टेट्स होते हैं, वो कितने सारे स्टेट से गुजरता है, अलग अलग सिचुएशन में उसका स्टेटस चेंज होता रहता है। उसकी बिल्कुल डिफरेंट, उसकी पूरी एक अपनी एक जर्नी होती है। जो भी बग फाइंड होता है उसकी पूरी अपनी एक जर्नी होती है,
क्लोज होने तक की, जब उसको फाइंड किया जाता है until it closes। ठीक है। अब डिफेक्ट और बग लाइफ साइकिल के बाद है हमारा टेस्ट क्लोजर, टेस्ट साइकिल क्लोजर। टेस्टिंग प्रोसेस को खत्म करने से पहले, बिफोर पुटिंग एन एंड टू द टेस्ट प्रोसेस, द प्रोडक्ट क्वालिटी इज मेजर्ड अगेंस्ट द टेस्ट कंप्लीशन क्राइटेरिया। कंपनी ने इस प्रोजेक्ट के लिए जो भी टेस्ट कंप्लीशन क्राइटेरिया सेट किया है, उसके अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं कि वेदर वी आर मीटिंग द टेस्ट कंप्लीशन क्राइटेरिया और नॉट। अगर हम टेस्ट कंप्लीशन क्राइटेरिया मीट कर रहे होते हैं तो हम टेस्टिंग प्रोसेस को एंड कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट एंड द टेस्टिंग प्रोसेस। यहाँ पे वही लिखा है, बिफोर पुटिंग एन एंड टू द टेस्ट प्रोसेस द प्रोडक्ट क्वालिटी, जो भी प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको मेजर किया जाता है अगेंस्ट द टेस्ट कंप्लीशन क्राइटेरिया। ये टेस्ट कंप्लीशन क्राइटेरिया प्रोजेक्ट के लिए इनिशियली सेट किया जाता है कि हम हमारी क्या क्राइटेरिया है टेस्ट को कंप्लीट करने की, क्योंकि हम जब कभी भी टेस्टिंग करते हैं तो 100% बग फ्री प्रोडक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें बग रह ही जाता है। तो वो क्राइटेरिया सेट किया जाता है कि कब हम टेस्ट को कंप्लीशन, कब हम टेस्टिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं, कब हम कहेंगे कि हमारी टेस्टिंग कंप्लीट हो गई। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट उसमें रह ही जाता है, थोड़े बहुत माइनर लो प्रायोरिटी डिफेक्ट्स उसमें रह जाते हैं जो यूजुअली प्रोडक्ट के यूजर्स को अफेक्ट नहीं करते। तो ऐसे बग्स को हम कई बार रहने देते हैं और हम प्रोडक्ट को रिलीज कर देते हैं और टेस्टिंग साइकिल को हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो सबसे पहले है कि टेस्ट साइकिल क्लोजर फेज में एंटर करने का क्राइटेरिया क्या है। टेस्ट साइकिल क्लोजर फेज में एंटर करने का क्या क्राइटेरिया है? तो सबसे पहला क्राइटेरिया है एग्जीक्यूशन ऑफ टेस्ट केसेस कंप्लीट। जो भी टेस्ट केसेस क्रिएट किया गया है प्रोडक्ट के लिए, वो सारे टेस्ट केसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया, ये हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया है। दूसरा है टेस्ट एग्जीक्यूशन का रिजल्ट हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, ये हमारा हो गया दूसरा क्राइटेरिया। तीसरा क्राइटेरिया है द डिफेक्ट रिपोर्ट इज रेडी। डिफेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, डिफेक्ट रिपोर्ट का क्या कंटेंट होता है, ये सारा हम लोगों ने पहले के सेशन में डिस्कस कर लिया है। तो डिफेक्ट रिपोर्ट भी रेडी होना चाहिए बिफोर वी मूव टू दी टेस्ट साइकिल क्लोजर फेज। ठीक है, तो ये तीनों है इसका एंट्री क्राइटेरिया। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला टेस्ट कंप्लीशन क्राइटेरिया, तो टेस्ट कंप्लीशन क्राइटेरिया क्या हो सकता है, स्पेसिफाइड कवरेज हैज बीन अचीव। तो टेस्ट कवरेज है, जो भी स्पेसिफाइड कवरेज है वो हमारा अचीव हो गया है। ठीक है, नो शो स्टॉपर और क्रिटिकल डिफेक्ट्स आर पेंडिंग। कोई भी शो स्टॉपर डिफेक्ट, शो स्टॉपर डिफेक्ट्स कौन से हो गए, ब्लॉकर डिफेक्ट्स जो होते हैं, जो एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी को ब्लॉक कर देते हैं, हम आगे मूव नहीं कर सकते। जैसे हमने एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट किया और एप्लीकेशन हमारा क्रैश हो गया, ये एक शो स्टॉपर डिफेक्ट। तो कोई भी शो स्टॉपर या क्रिटिकल डिफेक्ट, ब्लॉकर या क्रिटिकल डिफेक्ट्स ओपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम जब भी प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं तो 100% बग फ्री प्रोडक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ बग्स रह जाते हैं। तो वो जो बग्स रह जाते हैं वो लो प्रायोरिटी या मीडियम प्रायोरिटी बग्स होंगे, डिफेक्ट होंगे, जो नॉर्मली प्रोडक्ट के यूजर्स को अफेक्ट नहीं करते। ये भी हमारा टेस्ट कंप्लीशन क्राइटेरिया है। देर आर वेरी फ्यू नॉन मीडियम और लो प्रायोरिटी डिफेक्ट्स। ये जो डिफेक्ट्स हैं मीडियम या लो प्रायोरिटी डिफेक्ट्स हैं, दे डू नॉट अफेक्ट द यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट। ऐसा कोई भी बग जो प्रोडक्ट के यूजेस को अफेक्ट करता है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, उसको हमें क्लोज करना ही करना है, फिक्स करना ही करना है। ठीक है, तो अगर कोई लो प्रायोरिटी या मीडियम प्रायोरिटी बग अगर कोई ओपन रह गया है जो प्रोडक्ट के यूजर्स को अफेक्ट नहीं करता, तो हम टेस्टिंग, हम कह सकते हैं कि वी आर मीटिंग दी टेस्ट कंप्लीशन क्राइटेरिया। ठीक है, अब इस फेज से एग्जिट होने का क्या क्राइटेरिया है, द एग्जिट क्राइटेरिया ऑफ दिस फेज इज द प्रोविजन ऑफ टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट एंड प्रिपरेशन ऑफ मेट्रिक्स विच आर लेटर साइंड ऑफ बाय द क्लाइंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो डॉक्यूमेंट होते हैं टेस्ट साइकिल क्लोजर फेज के लिए। ये दोनों हमारे डिलिवरेबल्स हैं, टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट एंड टेस्ट मेट्रिक्स।
टेस्ट मैट्रिक्स क्या होता है? ये इंडिकेटर होता है हमारे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक का। जो भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक हम यूज कर रहे हैं टेस्टिंग के लिए, वो कितना इफिशिएंट है, कितना इफेक्टिव है, उसकी क्वालिटी, उसका परफॉर्मेंस, ये सब इंडिकेट करता है टेस्ट मैट्रिक्स। इसमें हम टेस्ट केसेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम उसमें डालते हैं, जैसे नंबर ऑफ टेस्ट केसेस क्रिएटेड, नंबर ऑफ टेस्ट एग्जीक्यूटेड, नंबर ऑफ टेस्ट पास, नंबर ऑफ टेस्ट फेल्ड, number of defects raised during the execution cycle, number of test defect accepted, number of test defect rejected, number of test defect deferred, कितने एक्टिव डिफेक्ट्स हैं, उनका स्टेटस, इन सारी इस तरह की इंफॉर्मेशन हम टेस्ट मैट्रिक्स में इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे राइट कर देती हूँ इंपॉर्टेंट टेस्ट मैट्रिसेस। ये देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट, एवरेज नंबर ऑफ टेस्ट केसेस रिटन पर रिक्वायरमेंट, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट। और यहाँ पे हर रिक्वायरमेंट के लिए हमने कितने टेस्ट केसेस राइट किए हैं, एवरेज नंबर ऑफ टेस्ट केसेस रिटन पर रिक्वायरमेंट। अगर टोटल हमारे पास 5 रिक्वायरमेंट्स हैं और हमने अगर एवरेज हर रिक्वायरमेंट के लिए 4 टेस्ट केसेस राइट किया है, तो हमारे पास टोटल टेस्ट केसेस कितने हो जाएंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, वो हमारा टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस रिटर्न हो जाएगा। ये हमारा तीसरा मैट्रिक्स है, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस रिटर्न फॉर ऑल द रिक्वायरमेंट्स। टोटल 5 रिक्वायरमेंट्स के लिए हमने कितने टेस्ट केसेस राइट किए। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस एग्जीक्यूटेड, हमने लिखे कितने और हमने उनमें से एग्जीक्यूट कितनों को किया। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केस पास, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केस फेल, नंबर ऑफ टेस्ट केस ब्लॉक, नंबर ऑफ टेस्ट केस नॉट एग्जीक्यूटेड, अनएग्जीक्यूटेड कितने टेस्ट केसेस हैं, ये उसका भी काउंट यहाँ पे हमें देना होता है टेस्ट मैट्रिक्स में। टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट आइडेंटिफाइड, क्रिटिकल डिफेक्ट काउंट, हाई डिफेक्ट काउंट, मीडियम डिफेक्ट काउंट, लो डिफेक्ट काउंट, ये सारे हैं टेस्ट मैट्रिसेस। ठीक है, ये तो हो गया टेस्ट मैट्रिक्स। अब हमें इनको कैलकुलेट कैसे करना है ये समझते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं टेस्ट मैट्रिसेस को कैलकुलेट करने का, वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। यहाँ पे हमारे पास है कुछ डेफिनेशंस एंड फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग मैट्रिक्स। सबसे पहला है परसेंटेज टेस्ट केस एग्जीक्यूटेड। दिस मेट्रिक इज यूज्ड टू ऑब्टेन द एग्जीक्यूशन स्टेटस ऑफ द टेस्ट केसेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। यहाँ पे हम सब कुछ परसेंटेज में निकाल रहे हैं, तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, नंबर ऑफ टेस्ट केस एग्जीक्यूटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस रिटन मल्टीप्लाइड बाय 100। हमने कितना टेस्ट केस एग्जीक्यूट किया है उसको हमें डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस रिटन एंड देन दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 100। उसके बाद नेक्स्ट है परसेंटेज टेस्ट केस नॉट एग्जीक्यूटेड। तो ये परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ टेस्ट केसेस नॉट एग्जीक्यूटेड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस रिटन मल्टीप्लाइड बाय 100। अभी सारे जो हम फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं अभी, ये सारा इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है। इनमें से कोई भी आपको मैट्रिक्स पूछा जाएगा तो आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको आंसर में ये फॉर्मूला बताना होगा। उसके बाद है टेस्ट केसेस पास। दिस मेट्रिक इज यूज्ड टू ऑब्टेन द पास परसेंटेज ऑफ द टेस्ट केसेस एग्जीक्यूटेड। इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, नंबर ऑफ टेस्ट केस पास डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केस एग्जीक्यूटेड मल्टीप्लाइड बाय 100। कितना टेस्ट केस हमारा, जब हमने टेस्ट केस को एग्जीक्यूट किया तो उसमें कितने टेस्ट केसेस पास हुए उसको हमें डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस एग्जीक्यूटेड से एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 100। फोर्थ है टेस्ट केसेस फेल्ड। ये मैट्रिक्स इज यूज्ड टू ऑब्टेन द दिस मैट्रिक्स इज यूज्ड टू ऑब्टेन द failed percentage of the executed test case. Percentage test case failed equals number of test case failed divided by total number of test cases executed multiplied by 100। कितना टेस्ट केस हमने एग्जीक्यूट किया है, कितना टेस्ट केस फेल हुआ है, उसको हमें डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस एग्जीक्यूटेड। ठीक है, ये था परसेंटेज टेस्ट केसेस पास और ये है परसेंटेज टेस्ट केसेस फेल। उसके बाद है टेस्ट केसेस ब्लॉक्ड। This matrix is used to obtain the block percentage of the executed test cases. Percentage test case block equals number of test cases blocked divided by total number of test cases executed multiplied by 100. अब नेक्स्ट हमारे पास है कुछ डिफेक्ट रिलेटेड मैट्रिक्स। सबसे पहला है डिफेक्ट डेंसिटी। डिफेक्ट डेंसिटी इज कॉम्पैक्टनेस ऑफ डिफेक्ट इन द एप्लीकेशन। इट इज नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आइडेंटिफाइड पर रिक्वायरमेंट। हर रिक्वायरमेंट पे कितने डिफेक्ट हमें आइडेंटिफाई हुआ है वो होता है डिफेक्ट डेंसिटी। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आइडेंटिफाइड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट।
साइज इज नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट। अगर हमारे पास एक एप्लीकेशन है जिसमें हमारे पास टोटल 5 रिक्वायरमेंट है, तो वो यहाँ पे आएगा साइज की जगह। नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आइडेंटिफाइड, कि हमने कितने डिफेक्ट आइडेंटिफाई किए पर रिक्वायरमेंट। नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आइडेंटिफाइड पर रिक्वायरमेंट। नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, टोटल डिफेक्ट्स आइडेंटिफाइड डिवाइडेड बाय साइज, दैट इज टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट। दिस इज आवर डिफेक्ट डेंसिटी। उसके बाद है डिफेक्ट रिमूवल इफिशियंसी। डिफेक्ट रिमूवल इफिशियंसी हो गया हमारा फिक्स डिफेक्ट, क्यूए टीम ने कितने डिफेक्ट फाइंड किए, कितने टेस्टिंग टीम ने कितने आइडेंटिफाई किए, कितने हमने फिक्स किए, डिवाइडेड बाय फिक्स डिफेक्ट प्लस मिस डिफेक्ट। मतलब मिस डिफेक्ट कौन से हो गए, जो टेस्टिंग के बाद जब हमने एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर दिया तो एंड यूजर ने कितने डिफेक्ट्स फाइंड किए, वो हो गए हमारे मिस डिफेक्ट। फिक्स डिफेक्ट्स हो गए हमारे जो हमारे क्यूए टीम ने फाइंड किया है और उसको डेवलपमेंट टीम ने फिक्स किया है, वो हो गए फिक्स डिफेक्ट। और मिस डिफेक्ट्स कौन से हो गए, जो क्यूए टेस्टिंग के बाद जब हमने एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर दिया और एंड यूजर ने जो डिफेक्ट्स फाइंड किया जो क्यूए टीम से मिस हो गया था, वो है ये मिस डिफेक्ट्स। तो डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया फिक्स्ड डिफेक्ट डिवाइडेड बाय फिक्स्ड डिफेक्ट्स जो क्यूए टीम ने आइडेंटिफाई किया था और डेवलपमेंट टीम ने फिक्स किया, वो हो गया हमारे फिक्स्ड डिफेक्ट प्लस मिस डिफेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी का फॉर्मूला। उसके बाद आ जाता है डिफेक्ट लीकेज। डिफेक्ट लीकेज क्या हो गया, हाउ मेनी डिफेक्ट्स आर मिस्ड ड्यूरिंग क्यूए टेस्टिंग। क्यूए टेस्टिंग से कितने डिफेक्ट मिस हो गए हैं, दैट इज डिफेक्ट लीकेज। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स फाउंड इन यूएटी, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। मतलब साइट पे यूएटी पहले तो होता है हमारा क्यूए टेस्टिंग, क्यूए टेस्टिंग के बाद यूएटी होता है। तो जो भी यूएटी में जो भी डिफेक्ट्स हमें फाउंड हुए हैं, वो टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स फाउंड इन यूएटी, एंड यूजर ने जितने डिफेक्ट्स हमें फाइंड किया है, कस्टमर ने जो डिफेक्ट्स फाइंड किया है, दैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिफेक्ट्स फाउंड इन क्यूए टेस्टिंग। और यहाँ पे रेशियो के लिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 100 किया है परसेंटेज की। तो ये हो गया डिफेक्ट लीकेज, मतलब कितना डिफेक्ट क्यूए टेस्टिंग में मिस हो गया, मिस होकर के लीक होकर के वो यूएटी में चला गया, दैट इज डिफेक्ट लीकेज। कितना डिफेक्ट क्यूए टेस्टिंग टीम से लीक होकर के वो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में चला गया, दैट इज डिफेक्ट लीकेज। तो ये जो रेशियो है डिफेक्ट लीकेज रेशियो, ये कम होना चाहिए, और जितना स्मॉल होगा डिफेक्ट लीकेज रेशियो उतनी बेटर होगी टेस्ट एग्जीक्यूशन की क्वालिटी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है डिफेक्ट रिजेक्शन। क्योंकि यहाँ पे जो डिफेक्ट लीकेज है, पहले तो क्यूए टेस्टिंग होती है, तो क्यूए टेस्टिंग में जो डिफेक्ट्स पकड़े नहीं गए वो यूएटी में फिर अगर पकड़े जा रहे हैं, वो डिफेक्ट यूएटी में फाउंड हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, डिफेक्ट लीक हुआ ना, क्यूए टेस्टिंग से डिफेक्ट लीक होकर के यूए टेस्टिंग में चला गया, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में चला गया। तो यहाँ पे डिफेक्ट लीक हो रहा है। डिफेक्ट लीकेज से यहाँ पे ये मतलब है कि क्यूए टेस्टिंग टीम से कितने डिफेक्ट स्लिप होके यूएटी में चले गए। अब नेक्स्ट है डिफेक्ट रिजेक्शन। तो डिफेक्ट रिजेक्शन क्या हो गया, नंबर ऑफ डिफेक्ट रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय टोटल डिफेक्ट रेज्ड। कितने क्यूए टीम ने कितने डिफेक्ट्स रेज किए थे और कितने रिजेक्ट हो गए, ये उसका रेशियो है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स रेज मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस इज डिफेक्ट रिजेक्शन। इसका भी जो वैल्यू है वो छोटा होना चाहिए, जैसे डिफेक्ट लीकेज का मैंने आपको बताया, द स्मॉलर द वैल्यू ऑफ डिफेक्ट रिजेक्शन या फिर डिफेक्ट लीकेज इज बेटर क्वालिटी ऑफ टेस्ट एग्जीक्यूशन। अब इसके बाद है डिफेक्ट एज। डिफेक्ट की एज क्या है, किस दिन डिफेक्ट रिपोर्ट किया गया था और कब उसको फिक्स किया गया है, ये उसका डिफरेंस है। डिफेक्ट फिक्स डेट, जिस दिन फिक्स किया गया है उसमें से हमें माइनस करना है डिफेक्ट रिपोर्टेड डेट, ये उसका डिफरेंस है डिफेक्ट का एज। उसके बाद है डिफेक्ट बाय प्रायोरिटी या सीवियरिटी। दिस मैट्रिक्स इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ डिफेक्ट आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन सीवियरिटी एंड प्रायोरिटी ऑफ द डिफेक्ट, which is used to decide the quality of the software. Again ये सारे मैट्रिसेस हैं,
टेस्टिंग टीम की क्वालिटी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को ही डिसाइड करने के लिए हेल्प करता है। तो सबसे पहले हो गया हमारा क्रिटिकल डिफेक्ट्स, नंबर ऑफ क्रिटिकल डिफेक्ट्स आइडेंटिफाइड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आइडेंटिफाइड मल्टीप्लाइड बाय 100। फिर है हाई डिफेक्ट्स, नंबर ऑफ हाई डिफेक्ट्स आइडेंटिफाइड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आइडेंटिफाइड मल्टीप्लाइड बाय 100। फिर है मीडियम डिफेक्ट, नंबर ऑफ मीडियम डिफेक्ट्स आइडेंटिफाइड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आइडेंटिफाइड मल्टीप्लाइड बाय 100, सारा परसेंटेज के। परसेंटेज लो डिफेक्ट, नंबर ऑफ लो डिफेक्ट्स आइडेंटिफाइड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आइडेंटिफाइड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये तो सारे थे डिफेक्ट रिलेटेड मेट्रिक्स। तो ये जितने भी टेस्टिंग मेट्रिसेस हैं वो हमें हेल्प करते हैं टू एसेस द क्वालिटी ऑफ टेस्ट एग्जीक्यूशन फॉर द प्रोजेक्ट, दैट इज इफेक्टिवनेस ऑफ टेस्टिंग टीम। टेस्टिंग टीम कितना इफेक्टिव है, हमारी जो भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्वालिटी कैसी है, इन सबको एक्सेस करने में हेल्प करता है ये टेस्टिंग मैट्रिसेस। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा टेस्टिंग मैट्रिसेस क्या होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि टेस्ट क्लोजर साइकिल में कौन कौन सी एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले एक्टिविटी है चेकिंग फॉर कंप्लीशन ऑफ टेस्ट। इसमें जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो इंश्योर करता है कि जितना भी टेस्ट वर्क है, जो भी हमने प्लान किया है, वो सारा कंप्लीट हो गया है। फॉर एग्जाम्पल जो भी प्लान टेस्ट हैं वो हमने एग्जीक्यूट कर लिया है, टेस्टिंग टीम ने एग्जीक्यूट कर लिया है, या अगर कोई अवॉइड किया गया है तो वो डेलिबरेटली अवॉइड किया गया है। जितने भी नोन बग्स हैं, डिफेक्ट्स हैं, वो करेक्ट हो गए हैं, और अगर कोई फिक्स नहीं हुए हैं तो वो नॉलेज में होना चाहिए। कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि गलती से कुछ मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है। इन केस ऑफ बग करेक्शन, जितने भी करेक्शंस हुए हैं, जितने भी फिक्स डेवलपमेंट टीम में जितने भी बग्स को फिक्स किया है, वो सारे वेल टेस्टेड होने चाहिए। तो ये सारा चेकिंग टेस्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चेकिंग फॉर कंप्लीशन ऑफ टेस्ट, ये पहली एक्टिविटी है। इवेलुएट साइकिल कंप्लीशन क्राइटेरिया। अब जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है साइकिल कंप्लीशन क्राइटेरिया, इसको टेस्ट मैनेजर को इवेलुएट करना है। इवेलुएट साइकिल कंप्लीशन क्राइटेरिया। ठीक है, ये सारे साइकिल कंप्लीशन क्राइटेरिया हम लोगों ने डिस्कस की है। वैसे तो प्रोजेक्ट में और भी इससे भी ज्यादा कुछ डिफरेंट क्राइटेरिया भी हो सकती है, पर जो भी हमारे प्रोजेक्ट की साइकिल कंप्लीशन क्राइटेरिया है उसको इवेलुएट करना है टेस्ट मैनेजर को, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रिपेयर टेस्ट मैट्रिक्स बेस्ड ऑन दी अबव पैरामीटर। जो भी हम लोगों ने टेस्ट मैट्रिक्स अभी डिस्कस किया है वो टेस्ट मैट्रिक्स प्रिपेयर करना है, वो भी एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। हैंडिंग ओवर टेस्ट ऑब्जेक्ट, जो भी टेस्ट ऑब्जेक्ट है हमारा उसको हमें हैंड ओवर करना है। जो भी हमारा रेलिवेंट वर्क प्रोडक्ट है इट मस्ट बी पास्ड ऑन टू द रेलिवेंट पीपल। हैंडिंग ओवर टेस्ट ऑब्जेक्ट में हम क्या करते हैं, आफ्टर चेकिंग द टेस्ट वर्क, द रेलिवेंट टेस्ट ऑब्जेक्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन, जो भी टेस्ट ऑब्जेक्ट है और जो भी डॉक्यूमेंटेशन है आर हैंडेड ओवर टू द इंडिविजुअल्स। जो भी रेलिवेंट टीम मेंबर्स हैं, रेलिवेंट टीम्स हैं, उनको हम हैंड ओवर कर देते हैं इन केस दे नीड देम इन फ्यूचर। तो इस तरीके का इंफॉर्मेशन ट्रांसफर इंश्योर करता है मेंटेनेंस को, ट्रबल शूटिंग को, और फ्यूचर डेवलपमेंट में अगर उनको चाहिए हो तो भी वो उसको यूज कर सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, हैंडिंग ओवर टेस्ट ऑब्जेक्ट टू रेलिवेंट टीम। उसके बाद है डॉक्यूमेंट द लर्निंग आउट ऑफ द प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे हम लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो भी हमारे हैं हम उन पे हम फोकस करते हैं, उनको हम गैदर करते हैं। ड्यूरिंग टेस्टिंग हमने जो भी सीखा है उनको हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट करते हैं, जिससे कि फ्यूचर में एक पूरी टीम मीटिंग, जब भी हमारा टेस्ट क्लोजर में हम क्या करते हैं, हम एक मीटिंग करते हैं। तो पूरी टेस्टिंग टीम है वो एक मीटिंग करती है और इसमें जो भी हमारे लेसन्स लर्न हैं उनको हम डॉक्यूमेंट करते हैं, जिससे कि फ्यूचर में जो गलतियां हमने की हैं वो हम रिपीट ना करें। यह क्यूए टीम एनालाइजेस देयर प्रैक्टिसेस, methodologies, tools and results to identify best practices for future releases and stop poor practices that lead to unfavorable result. मैं इसको यहाँ पे राइट कर देती हूँ। यह क्यूए टीम एनालाइजेस देयर प्रैक्टिसेस, जो भी उन्होंने प्रैक्टिसेस किया है ड्यूरिंग टेस्टिंग, जो भी मेथोडोलॉजीज यूज की हैं, जो भी टूल यूज किया है, जो भी रिजल्ट है, उनको आइडेंटिफाई करते हैं उनमें से कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है फॉर फ्यूचर रिलीजेस। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा है, हियर क्यूए टीम एनालाइजेस देयर प्रैक्टिसेस, मेथोडोलॉजीज, टूल्स एंड
Results to identify best practices for future releases and stop poor practices. अगर हम कुछ poor practice कर रहे हैं, कुछ हमसे गलतियां, हम कुछ ऐसे practices कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से जो हमारा टेस्टिंग है उसकी इफिशिएंसी कम हो रही है, तो उनको हम अवॉइड कर सकें। तो इन सबको हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है प्रिपेयर टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इसके बारे में भी हम आगे और बात करेंगे। यहाँ पे प्रॉपर एक टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाता है, उसका एक मैं कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अब नेक्स्ट एक्टिविटी देख लेते हैं। टेस्ट रिजल्ट एनालिसिस टू फाइंड आउट द डिफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन बाय टाइप एंड सीवियरिटी। जो भी टेस्ट रिजल्ट है उसको एनालाइज किया जाता है समझने के लिए कि डिफेक्ट हमारा कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बाय डिफेक्ट टाइप एंड डिफेक्ट सीवियरिटी। डिफेक्ट टाइप, डिफेक्ट सीवियरिटी सब हम लोगों ने पहले के सेशन में डिस्कस कर लिया है। उसके बाद लास्ट एक्टिविटी है यहाँ पे आर्काइविंग। जितना भी हमारा टेस्ट रिलेटेड वर्क है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, वो हमें कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है, जो भी हमारा CMS है, हमें उसमें उसको आर्काइव करना है। पहले उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, टेस्टिंग टीम, जो भी हमारे आर्टिफैक्ट्स हैं, टेस्टिंग आर्टिफैक्ट्स हैं, टेस्ट ऑब्जेक्ट है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सबको ऑर्गेनाइज करके उनको हम स्टोर करते हैं हमारे CMS में। टेस्ट डेटा हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, रिपोर्ट हो गया, लॉग हो गया, जो भी टेस्ट एग्जीक्यूशन के टाइम पे हम जनरेट करते हैं, वो सबको हमें आर्काइव करना होता है हमारे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम में। ठीक है, ये है यहाँ पे लास्ट एक्टिविटी। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा सारी एक्टिविटीज, क्या क्या इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज जो हम परफॉर्म करते हैं टेस्ट क्लोजर साइकिल में। अब नेक्स्ट हम समझते हैं टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट के बारे में कि क्या है टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट, इसका क्या कंटेंट होता है। इसको मैं आप लोगों को ब्रीफली डिस्क्राइब करती हूँ। Test closure report includes all the necessary details that can support the completion of testing process. Testing process के completion के support में जितनी भी details हमें चाहिए, वो सारी details test closure report में आती है। अब वो रिपोर्ट में स्क्रीनशॉट भी होता है, क्वेरी रिजल्ट्स भी होते हैं, रिकॉर्डिंग्स, लॉग फाइल्स। टेस्टिंग प्रोसेस की कंप्लीशन के सपोर्ट में जितने भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी डिटेल्स है, वो सारी डिटेल्स हम डाल देते हैं टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट। यहाँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसके कंटेंट क्या होता है, क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट। द कंटेंट ऑफ द टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट आर एज फॉलोज। सबसे पहला एट्रीब्यूट होता है समरी का। ठीक है, यहाँ पे हम देते हैं ओवरव्यू, ओवरव्यू ऑफ द टेस्टिंग प्रोसेस। जो भी एक्टिविटीज हैं, जो भी रिजल्ट है, उसका यहाँ पे हम एक बस ओवरव्यू देते हैं। तो उसके बाद आता है आइडेंटिफायर, एक यूनिक रेफरेंस नंबर। यहाँ पे आइडेंटिफायर में हमारा हो जाएगा यूनिक रेफरेंस नंबर सेट टू द टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट। फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन के लिए बेसिकली होता है, इजी ट्रैकिंग के लिए होता है ये आइडेंटिफायर। क्लोजर रिपोर्ट को हम एक यूनिक आईडी दे देते हैं फॉर इजी ट्रैकिंग ऑफ द क्लोजर रिपोर्ट। फिर उसके बाद आ जाता है टेस्ट समरी। टेस्ट समरी में हम की रिजल्ट्स को हाईलाइट करते हैं, जो अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं हम उनको हाईलाइट करते हैं, जो भी हमने चैलेंजेस फेस किया है टेस्टिंग में हम उनको हाईलाइट करते हैं। तो जो भी हम क्या हाईलाइट करेंगे समरी में, समरी में हम हाईलाइट करेंगे की रिजल्ट्स को, अकॉम्प्लिशमेंट्स को, और जो भी हमने चैलेंजेस फेस किया था ड्यूरिंग टेस्टिंग हम उनको यहाँ पे टेस्ट समरी में इंक्लूड करेंगे। फिर आ जाता है वेरिएंसेस, एनी वेरिएशंस ड्यूरिंग टेस्टिंग एक्टिविटीज एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट। अगर टेस्टिंग एक्टिविटीज में कोई भी वेरिएशन हुआ है, उसका जो भी इम्पैक्ट है उन वेरिएशंस का प्रोजेक्ट पे, वो सारा हम वेरिएशन वाले सेक्शन में डालेंगे। फिर आ जाता है कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। इसमें डिटेल इवेल्युएशन है स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्वालिटी का यहाँ पे डिटेल इवेल्युएशन आएगा, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, उसकी क्या वीकनेसेस हैं, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट वाले सेक्शन में। फिर आ जाता है समरी ऑफ रिजल्ट। समरी ऑफ रिजल्ट, इसमें हम ब्रीफ देंगे, a brief of test result along with the test cases executed, test cases passed, failed and any other outstanding issue। कोई भी अगर दूसरा आउटस्टैंडिंग इशू है तो वो हमें यहाँ पे समरी में मेंशन करना है, समरी ऑफ रिजल्ट्स में मेंशन करना है। A brief of test result along with the test cases executed, जो भी हमने टेस्ट केस एग्जीक्यूट किया है, जो भी पास हुआ है टेस्ट केस एग्जीक्यूशन के टाइम पे, जो भी फेल हुआ है या कोई और आउटस्टैंडिंग इशू है, तो वो भी यहाँ पे हम समरी ऑफ रिजल्ट्स में इंक्लूड करेंगे। फिर आ जाता है इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन वाले में हम डालेंगे
ओवरऑल इफिशियंसी, टेस्टिंग प्रोसेस का ओवरऑल इफिशियंसी हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं इवैल्यूएशन वाले एट्रीब्यूट में। इसमें हमें क्या डालना है, रिव्यू ऑफ ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ द टेस्टिंग प्रोसेस, ये आएगा इवैल्यूएशन में। फिर आ जाता है समरी ऑफ एक्टिविटीज, यहाँ पे हम एक शॉर्ट समरी देते हैं, शॉर्ट समरी ऑफ टेस्टिंग एक्टिविटीज कंप्लीटेड सच एज टेस्ट प्लानिंग, टेस्ट डिजाइन, जो भी टेस्टिंग एक्टिविटीज है उनका हमें यहाँ पे समरी देना है। अब टेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या हो गया, टेस्ट प्लानिंग हो गया, टेस्ट डिजाइन हो गया, टेस्ट एग्जीक्यूशन हो गया, तो हमें उनका यहाँ पे समरी डालना है। समरी ऑफ एक्टिविटीज वाले सेक्शन में टेस्टिंग एक्टिविटीज की जो भी समरी है वो हम यहाँ पे डालेंगे। फिर लास्ट में आ जाता है अप्रूवल, ये कंफर्मेशन है। अप्रूवल वाला जो सेक्शन है, दिस इज कंफर्मेशन ऑफ कंप्लीशन ऑफ टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट एंड अप्रूवल बाय स्टेक होल्डर्स। अब स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हो जाएंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर होगी, डेवलपमेंट टीम हो गई, और जितने भी हमारे क्यूएज हैं उन सबका यहाँ पे अप्रूवल है। तो अप्रूवल सेक्शन में क्या आएगा, कॉन्फर्मेशन ऑफ कंप्लीशन ऑफ टेस्ट क्लोजर एंड स्टेक होल्डर्स, अप्रूवल बाय दी स्टेक होल्डर्स। हमें इसमें स्टेक होल्डर से भी अप्रूवल लेना होता है, ठीक है, तो टेस्ट क्लोजर में उनका अप्रूवल भी आएगा, ठीक है। तो ये हो गया कंटेंट ऑफ टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट। तो आज के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया डिफेक्ट बग लाइफ साइकिल क्या होता है, टेस्ट क्लोजर फेज का क्या एंट्री क्राइटेरिया है, क्या एग्जिट क्राइटेरिया है, टेस्ट कंप्लीशन का क्या क्राइटेरिया होता है, टेस्ट साइकिल क्लोजर फेज का डिलीवरेबल क्या है, टेस्ट मैट्रिक्स क्या होता है, कितने टाइप्स के टेस्ट मैट्रिसेस होते हैं, इनको कंप्यूट कैसे किया जाता है, क्या क्या एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं टेस्ट साइकिल क्लोजर फेज में, टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट का क्या कंटेंट होता है, इन सारी चीजों को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।